वेलकम टू अवर चैनल हेल्थ टॉक्स विद डॉक्टर नीरव शाह। आज हम डेंगू के बारे में बात करेंगे। डेंगू के सिम्टम्स क्या है, उसके साइंस क्या है, उसमें ट्रीटमेंट क्या देते हैं और उसमें क्या ध्यान रखना है और उसमें प्रिवेंशन क्या है। डेंगू जनरली एक वायरल इन्फेक्शन है। उसको डेंगी काफ़ी सारे नाम से बुलाया जाता है। वो फ्लाईवेरिडे के नाम के वायरस से होता है और ये जनरली मानसून के सीज़न में पाया जाता है। मानसून के सीज़न में ही क्यों होता है? मानसून के सीज़न में क्या होता है कि रेनी सीज़न होता है, तो उसमें रेन के जाने के बाद जो ह्यूमिड नेचर होता है उसमें परफेक्ट एटमॉस्फेयर वायरस को मिलता है तो खुद को ग्रोथ करने के लिए। और उस टाइम पे मॉस्किटो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वायरस भी ग्रोथ होता है और मॉस्किटो भी ज़्यादा होते हैं। तो उसकी वजह से उन दोनों में इंटरेक्शन के बाद जब वो वायरस मॉस्किटो में जाएगा और वो मॉस्किटो जब हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगा तो वो वायरस स्प्रेड होगा हेल्दी ह्यूमन में और ह्यूमन में डेंगू इन्फेक्शन होगा। सो मोड ऑफ द ट्रांसमिशन है मॉस्किटो। काफ़ी सारे और भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जैसे कि बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड हम किसी को एक इन्फेक्टेड पेशेंट के ब्लड किसी दूसरे इन्फेक्टेड पेशेंट को देंगे तो उससे भी होता है, लेकिन वो बहुत अनकॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। एडिस इजिप्टी नाम के मॉस्किटो से ये डेंगू वायरस ट्रांसमिट करता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या है? तो नॉर्मली जो डेंगू के सिम्टम्स है वो 3 फेजेस में होते हैं। फर्स्ट होता है फेब्राइल फेज, दूसरा होता है क्रिटिकल फेज और तीसरा होता है कॉन्वोलेसेंट फेज, मतलब कि रिकवरी फेज। फेब्राइल फेज इनिशियली लास्ट अप टू 7 डेज तक चलता है। इंक्यूबेशन पीरियड डेंगू का जनरली 3 to 14 डेज का होता है, पर यूजुअली 3 to 7 डेज में वो सिम्टम्स आ जाते हैं। इनिशियली फेब्राइल फेज में हाई ग्रेड फीवर आता है विच इज सडन ऑनसेट, सीवियर बॉडी एक होता है, सीवियर बैक एक होता है, सीवियर हेडेक होता है। एक कॉमन टिपिकल सिम्टम्स है रेट्रो ऑर्बिटल पेन, आँखों के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होना। दूसरे सिम्टम्स में उसमें नोजिया, वॉमिटिंग, अब्डोमिनल पेन, डायरिया, वो सब भी हो सकता है। और कभी कभी रिस्पिरेटरी सिम्टम्स भी आते हैं लाइक स्नीजिंग, कफिंग, थ्रोट पेन, वो सब भी कभी कभी होता है एसोसिएटेड विद कंकमिटेंट सिम्टम्स। डेंगू में टैकीकार्डिया होता है इनिशियल फेज में, उसके 3 to 4 डेज के बाद ब्रेडिकार्डिया होता है। और कभी कभी फीवर के 2-3 दिन के बाद पेशेंट को रैश भी, मैक्यूलोपैपुलर रैश भी होते हैं पूरे बॉडी में। और ये सब होने की वजह से पेशेंट ओरल इंटेक नहीं ले पाता और हाई ग्रेड फीवर की वजह से पेशेंट में डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन के साइंस और सिम्टम्स हमको देखने को मिलता है। और दूसरा फेज़ होता है डेंगू में क्रिटिकल फेज़। ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट फेब्राइल फेज़ के बाद क्रिटिकल फेज़ में ही जाए। सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वायरल लोड बहुत ज़्यादा होता है, हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं, तो वो क्रिटिकल फेज़ में जा सकता है। जो क्रिटिकल फेज़ होता है उसमें उसको हम प्लाज्मा लीकेज फेज़ भी बोलते हैं। ब्लड में सेल्स एंड प्लाज्मा 2 चीज़ होता है। जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड वेसल्स से निकल के पेट में, फेफड़े में, वो सब जगह जमा हो जाता है। ये प्लाज्मा लीकेज फेज़ में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, असाइटिस होना, प्लूरल एफ्यूजन होना, मतलब पेट में पानी भरना, फेफड़ों में पानी भरना, और ब्लीडिंग भी हो सकता है इसमें। अगर ये चीज़ को करेक्शन नहीं करते हैं तो हेमरेज भी हो सकता है, नाक में से ब्लीड होना, मुंह में से ब्लड निकलना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। काफ़ी मल्टी ऑर्गन फेलियर में भी जाता है पेशेंट और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तीसरा फेज़ होता है रिकवरी फेज़। रिकवरी फेज़ में अगर ये क्रिटिकल फेज़ से पेशेंट निकल गया, या तो फिर फेब्राइल फेज़ से क्रिटिकल फेज़ में पेशेंट गया ही नहीं, तो रिकवरी फेज़ चालू हो जाता है। रिकवरी फेज़ में पेशेंट के वाइटल्स नॉर्मल होना चालू हो जाते हैं, एपेटाइट मतलब कि भूख नॉर्मल हो जाती है, कभी कभी रैश भी आ सकते हैं ये रिकवरी फेज़ में। तो बेसिकली क्या हुआ, पहले फेब्राइल फेज़ आया, उसके बाद क्रिटिकल फेज़ आया। वो ज़रूरी नहीं है क्रिटिकल फेज़ हर एक पेशेंट में आए। और तीसरा फेज़ होता है रिकवरी फेज़। तो ऐसे ही डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम, जब पेशेंट का बीपी एकदम से डाउन हो जाता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में चला जाता है, तो उसको हम बोलेंगे डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब वार्निंग साइंस क्या है, मतलब कि कौन सी ऐसी साइंस है जिसमें हो सकता है कि फेब्राइल फेज़ में वो वार्निंग साइन हमको दिखे कि पेशेंट क्रिटिकल फेज़ में जाने वाला है। जैसे ही सीवियर वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो, कहीं से भी ब्लीडिंग चालू हो जाए, बीपी डाउन हो जाए, हाथ पैर ठंडे हो जाए और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो। अब इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे कि डेंगू ही है? जब आपको फीवर आए, अगर वो हाई ग्रेड फीवर हो तो वो कोई भी नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में भी हो सकता है हाई ग्रेड फीवर, लेकिन डेंगू के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हो
तो डेंगू के लिए जांच करनी ज़रूरी है। इसीलिए आपको अगर आपके सिम्टम्स अगर नॉर्मल हो तो आप एक दिन इनिशियली पैरासीटामोल ले सकते हैं, लेकिन अगर सिम्टम्स रिकवर ना हो रहे हो, फीवर कंटिन्यूस आपको हो रहा हो और ये सब सिम्टम्स फेब्रल फेज के सिम्टम्स अगर आपको हो रहे हो तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। इसमें 2 टाइप का होता है कि इसमें वायरस को डायरेक्ट हम डिटेक्ट करें या तो फिर उसकी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करें। वायरस को डिटेक्ट करने के लिए उसके NS1 एंटीजन को हम जनरली डिटेक्ट करते हैं। तो उसके लिए 3 मेथड होती है। जो अभी कॉमनली यूज़ होती है वो है रैपिड मेथड, जो कार्ड टेस्ट बोलते हैं उसको, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। दूसरा टेस्ट है एलाइजा और तीसरा टेस्ट है RT-PCR। एलाइजा एंड RT-PCR टेस्ट जो होता है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। रैपिड टेस्ट इतना स्पेसिफिक नहीं होता। इनिशियली जब फीवर आता है तो फीवर के 5 दिन तक NS1 एंटीजन डिटेक्ट होते हैं। 5 दिन के बाद IgM एंटीबॉडी डिटेक्ट होना चालू हो जाती है। अब ट्रीटमेंट की हम बात करें तो डेंगू में स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट है नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई एंटीवायरल है डेंगू की और उसको हम देंगे तो डेंगू ठीक हो जाएगा। डेंगू में सिम्टोमेटिक मेडिसिन ही हम देते हैं। जैसे कि अगर फीवर आता है तो पैरासीटामोल देते हैं, बट इतना ध्यान रखना है इसमें कि इसमें हम पैरासीटामोल के अलावा कुछ भी नहीं दे पाएंगे। जैसे कि डिस्प्रिन, हेडेक बहुत ज़्यादा होता है तो काफ़ी लोग डिस्प्रिन लेते हैं। और दूसरा एनसेस मतलब कि कॉम्बीफ्लेम, आइबुजैसिक, ये सब हम ड्रग्स यूज़ करते हैं कॉमनली फीवर में। तो ये सब मेडिसिन डेंगू में यूज़ नहीं होती, क्योंकि ये सब मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है और ये सब मेडिसिन ब्लीडिंग टेंडेंसी को बढ़ाती है। इसीलिए कभी भी आपको अगर फीवर आता है तो पहले चेक करवाओ कि डेंगू है कि नहीं। अगर डेंगू नेगेटिव आता है तो हम ये एनसेस और डिस्प्रिन मेडिसिन को ले सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल ही लो। और इसके लिए मेन ट्रीटमेंट जो है वो हाइड्रेशन है। डेंगू में हमने देखा कि जैसे फेब्रल फेज़ में भी डिहाइड्रेशन होता था, क्रिटिकल फेज़ में प्लाज्मा लीकेज की वजह से डिहाइड्रेशन होता था। तो इसमें सबसे जो ट्रीटमेंट का मेन स्टे पार्ट है वो है हाइड्रेशन। बॉडी में फ्लूइड जाना चाहिए। अगर डिहाइड्रेशन होगा तो उसकी वजह से हमारा खून गाढ़ा होगा और पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर में या तो ब्लीडिंग में हो सकता है। इसमें प्लेटलेट को हम जनरली ट्रीट नहीं करते हैं। काफ़ी पेशेंट को ऐसा होता है कि हम प्लेटलेट को ट्रीट करें, लेकिन प्लेटलेट को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो इनिशियली कम होता ही है। और क्या इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं मॉनिटरिंग के लिए? तो इसमें हम नॉर्मली जो वाइटल्स लेते हैं, पल्स, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, BP, वो सब तो लेते ही है। साथ में हम CBC पेशेंट में ऑर्डर करते हैं, जिसमें नॉर्मली हम जो देखते हैं वो WBC काउंट मतलब वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। कभी कभी पेशेंट अगर क्रिटिकल फेज़ में गया होता है तो उसमें रीनल फंक्शन डिटोरिएट होता है, लीवर फंक्शन डिटोरिएट होता है। इंडिकेशन ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन इज़ जैसे कि आपके सिम्टम बहुत ज़्यादा हो, आपको टॉलरेबल नहीं हो, हाई फीवर हो, बॉडी एक, हेडेक बहुत अगर ज़्यादा हो रहा हो, पैरासीटामोल लेने के बाद भी रिलीफ नहीं हो रहा हो, तो आप एडमिट हो सकते हो। या तो BP डाउन हो जाए, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग या वार्निंग साइंस ये सब आपको देखने को मिले, तो आपके डॉक्टर को कंसल्ट करिए और हॉस्पिटलाइजेशन हो जाइए। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करने की इंडिकेशन ये है कि जब डॉक्टर को लगता है कि कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है या तो फिर प्लेटलेट काउंट 10,000 से कम जाते हैं तो ही हम जनरली प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, अदरवाइज प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ नहीं करते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए 3 फेज़ में प्रिवेंशन होता है। पहले तो डेंगू के मच्छर जो होते हैं वो क्लीन वाटर में ब्रेड होता है उसका। तो इसमें जानने की बात यह है कि आपके घर के 400 मीटर के रेडियस में ही कहीं ना कहीं पानी जमा होगा और वहीं से वो डेंगू के मच्छर आएगा। तो आपको आपके घर के आसपास कहीं पे भी पानी का इकट्ठा हो रहा है तो उसको क्लीन करना है। तो ये हुआ कि आप मच्छर को ग्रोथ ही करने मत दीजिए। दूसरा आएगा जो लेयर आएगा वो है, अगर डेंगू के मच्छर आपके घर आसपास ग्रोथ कर रहे हैं तो रेपेलेंट ऐसे मार्केट में काफ़ी सारे मिलते हैं, उसको यूज़ करिए और मच्छर को कम से कम करिए। तीसरा है कि मच्छर को बाइट करने से प्रिवेंट करिए। उसके लिए हम जनरली क्या कर सकते हैं कि जब भी आप बाहर जाते हो कहीं पे तो फुल क्लोथ पहन के जाए। जितना हो सके उतना आपके बॉडी पार्ट्स को मिनिमम एक्सपोज करिए और जहाँ पे एक्सपोज हो रहा है वहाँ पे आप रिपेलेंट लगा सकते हैं ताकि डेंगू के मच्छर आपको बाइट ही नहीं करें। तो पहला लेयर था कि जिसमें हम पानी को कहीं पे इकट्ठा होने ही नहीं दें। अगर इकट्ठा है और मच्छर ग्रोथ हो ही गए हैं तो दूसरा आएगा कि रिपेलेंट यूज़ करें।
मॉस्किटो नेट यूज़ करें ताकि वो मच्छर जैसे जितने हो सके उतने कम हो सके। और तीसरा लेयर है जिसमें क्लॉथ यूज़ करें और ऐसे रिपेलेंट यूज़ करें ताकि एक्सपोज एरिया है वो कवर हो जाए। डेंगू की वैक्सीन वैसे डेनवैक्सिया करके उसका नाम है, जो डेंगू की वैक्सीन बनी है। उसके 3 डोज लेने होते हैं, लेकिन अभी अपने इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। मिथ्स अबाउट द डेंगू। तो पहला मिथ ये है कि डेंगू एक ही बार होता है, डेंगू बार बार नहीं होता है। डेंगू के 4 मेन सेरोटाइप होते हैं, डेन V1, V2, V3 एंड V4। अगर कोई पेशेंट को V1 से डेंगू हुआ है तो उसकी वजह से लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बॉडी में तो आ जाती है, लेकिन वो पेशेंट को डेन V2, 3 और 4 से भी डेंगू हो सकता है। इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि डेंगू एक ही बार होता है। दूसरा मिथ है कि डेंगू इज़ कंटेजियस। डेंगू एक मच्छर काटने की वजह से होता है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता। तीसरा मिथ है कि डेंगू मच्छर डर्टी वाटर में ही होता है, क्लीन वाटर में नहीं होता। इसलिए हम घर के आसपास जो क्लीन वाटर होता है उसको हम साफ़ नहीं करते। डेंगू के मच्छर क्लीन वाटर में ग्रोथ करते हैं, इसीलिए कहीं पे पानी जमा मत होने देना। चौथा मिथ होता है कि डेंगू इज़ नॉट सीरियस। डेंगू 80% केस में तो ओपीडी बेस पे ही ट्रीट हो जाता है। नॉर्मल सिम्टम्स आते हैं, फेब्रल फेज़ में से ही डायरेक्ट रिकवरी फेज़ में चला जाता है, लेकिन काफ़ी सारे पेशेंट्स में वो क्रिटिकल फेज़ में भी जा सकता है। इसीलिए डेंगू सीरियस डिसीज़ है, इसको लाइटली मत लीजिए, डायग्नोस करना ज़रूरी है। 5वां मिथ है कि डेंगू की ट्रीटमेंट पपैया लीफ से हो सकती है। देखो, पपैया लीव्स के थोड़े बहुत ऐसे एविडेंस है कि वो थोड़ा बहुत प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है, लेकिन इतना श्योर एविडेंस नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ी स्टडी नहीं हुई है। डेंगू में प्लेटलेट को ट्रीट करना ज़रूरी नहीं है। प्लेटलेट 10,000 तक भी चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हाइड्रेशन को ट्रीट करना ज़रूरी है। डेंगू की मेन जो पैथोफिजियोलॉजी है उसमें डिहाइड्रेशन होता है। पहले फेब्रल फेज़ में सिम्टम्स की वजह से होता है और क्रिटिकल फेज़ में प्लाज्मा लीकेज की वजह से होता है, तो उसमें हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए डेंगू की ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ पपैया लीफ नहीं है, उसके लिए आपको प्रॉपर हाइड्रेशन रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे डाइट की। वैसे डेंगू के पेशेंट में ऐसे कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं होती है। पेशेंट कैन ईट एनीथिंग, घर का बना हुआ जो अच्छा खाना है वो खा सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली प्रीफर करते हैं कि पेशेंट लिक्विड डाइट ज़्यादा ले, जैसे कि जूस, एनी काइंड ऑफ फ्रूट जूस, कोकोनट वाटर, दही, छाछ, दूध, कुछ भी आप लिक्विड लो। लिक्विड से क्या होगा कि बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन होगा, और जितना हो सके उतना आप वाटर इंटेक ज़्यादा लीजिए। अगर फीवर है, बिटर टेस्ट लग रहा है, तो वाटर इंटेक आप ज़्यादा नहीं ले पा रहे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ लाइक वाइटल जेड, ORS या कुछ ना कुछ आप डाल के उसमें टेस्ट को इन्हेंस करिए और वाटर इंटेक करिए, लेकिन आपको वाटर इंटेक करना ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई अगर आपको क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमको, हम उसके लिए आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे। और सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड कमेंट टू दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच, और मैक्सिमम स्प्रेड करिए ये वीडियो को, ताकि सब लोगों को डेंगू के बारे में पता चले। थैंक यू सो मच।